तो मैं यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक वाटर रिलेशन, जिसके अंदर हम डिफ्यूजन वगैरह ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि कौन है? स्टीफन होल्स है। फिर फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी ना वो कौन है? जेसी बोस है। वाटर रिलेशन के अंदर हम क्या देखते हैं? डिफ्यूजन देखते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर देखते हैं, ऑस्मोसिस देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं, और टर्गर प्रेशर देखते हैं, वॉल प्रेशर देखते हैं, डीपीडी देखते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन इम्बिबिशन, ये सब हम देखते हैं। डिफ्यूजन क्या करते हैं? अणु परमाणुओं का आयन अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली गति को डिफ्यूजन कहता है। जैसे मॉलिक्यूल है, हाई कंसंट्रेशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल एटम्स का अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर गमन करना। जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम गति संतुलित स्थापित नहीं हो जाता, जब तक डिफ्यूजन होता रहता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन के सबसे ज्यादा किसके देखने को मिलती है? गैसेस में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमको देखने को मिलती है लिक्विड की, फिर सॉलिड की, फिर डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है? अनडायरेक्शनल रैंडम मूवमेंट है। डिफ्यूजन प्रेशर विस्फोट होने वाले अणु जिस माध्यम से विस्फोट होते हैं उस माध्यम पर एक दाब डालते हैं, इसे विचलन और दाब देते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। सर्वाधिक डीपी जो है शुद्ध जल प्योर वाटर का होता है। डीपी इक्वल्स टू कहता है 1236 पार्ट्स बर पी ए पार्ट्स बट विलियम विलियम बराबर क्या होता है? विलियम प्लस विलायक सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट। डिफ्यूज विस्फोट होने वाले माध्यम सॉल्यूट, जैसे जैसे जल में सॉल्यूट मिलाते हैं विस्फोट दाब कम होता जाता है। फिर आ जाता है विस्फोट दाब की दर को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, टेम्परेचर को हम करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। प्रेशर की अगर बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर को कम कर देंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, डिफ्यूजन कम तो डेंसिटी ज्यादा। फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, साइज कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। फिर है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, जिसर दाब डी, जैसे कि डी डिफरेंट प्रेशर ए और डिफरेंट प्रेशर बी के बीच, तो ये 10 है, 10 बार है, और ये 2 बार। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? दो बिंदुओं में विशेष दाब में अंतर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? dp1 माइनस dp2 अपॉन डी। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्तृत विश्व दाब में अंतर। डीपीजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डीपीजी के। रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, साइज कम हो जाएगा, डीपीजी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, साइज जो है बढ़ जाएगा, डीपीजी कम हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, शोषण और प्रकाश संश्लेषण के लिए, पादप हार्मोन का वितरण, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, परासरण। एडब नोट ने बताया था। ठीक है, ट्रोबल एंड डिट्रोचेट ने इसका विस्तृत विवरण किया था। सरल वितरण प्रक्रिया, परंतु यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर होगा, अर्थात यह एक निष्क्रिय दिशा निश्चित दिशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो में होने वाली प्रक्रिया है। जल अपनी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है। इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो इधर सॉलिड कंसंट्रेशन कम, और सॉल्यूशन बी में क्या है? वाटर कंसंट्रेशन कम और सॉलिड कंसंट्रेशन ज्यादा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम किसी सेल को डालते हैं जैसे कि किशमिश को, तो किशमिश वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। एक्सोऑस्मोसिस के अंदर क्या करते हैं? अगर हम ग्रेप को डालेंगे हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन में, ग्रेप का जो वाटर कंटेंट है वो सारा का सारा निकल जाएगा। किशमिश को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर किशमिश का फूलना, अंगूर को सुक्रोज को कंसंट्रेशन में डालने पर अंगूर का पिचकना। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर कोशिका रस जो सेल की का जो कोशिका रस की सांद्रता विलयन की सांद्रता के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सेल से इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस होती है।
इसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो सेल है ना उसकी ज्यादा रहती है और विलियन की कंसंट्रेशन की जो कम होती है, वाटर कंटेंट कम रहता है। जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, यह प्रक्रिया एंडोसमोसिस कहलाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कोशिका रस की सांद्रता जो है ना मतलब कम होती है किसी विलियन की सांद्रता से। तो क्या होता है, जो वाटर कंटेंट रहता है ना उस किससे मतलब ज्यादा किसकी हो जाती है, उसकी हो जाती है हमारे विलियन की सांद्रता ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड होगा, सेल कम होगी। तो जो वाटर कंटेंट है वो सेल से कहाँ पे चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर करना जब जब सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एक्सोस्मोसिस की क्रिया होती है। फिर आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन H2 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाई डीपी H2O लो डीपी प्राशन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट सॉल्यूशन। सॉल्यूट को जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट के द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर डाला गया दाब जो जो जल विलायक में परिवहन जो वाटर की मूवमेंट को रोकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिरता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम। अब इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है उसके ऊपर प्रेशर लगता है वाटर के द्वारा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ओपी क्या होता है, ओपी एक तरह का वाटर मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर। रूट के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, लीफ के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है, नाइट के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, डे के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है। फिर आ जाता है ओपी का बढ़ता हुआ क्रम, हाइड्रोलाइट्स एक्वाटिक प्लांट स्टेज सबसे कम होता है हाइड्रोलाइटिक प्लांट में, फिर मीजोफाइट्स के अंदर, जीरोफाइट्स के अंदर, फिर कैक्टस के अंदर, फिर आ जाता है हेलोफाइट्स के अंदर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है एयरप्लेक्स कॉन्टिफेरा हेलोफाइट्स प्लांट है, सर्वाधिक ओपी 202.5 एटमोस्फियर बार पर मिनट। फिर है लेप्टो लेप्टोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से अधिक होता है। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 100 ml ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रोलाइट 100 ml ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मेटिक प्रेशर जो है कम होता है। ओपी को प्रभावित करने वाले कारक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ओपी बढ़ेगा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर आता है जैसे कि ओपी अगर बढ़ेगा तो सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा, ओपी अगर कम होगा तो सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होगी और टेम्परेचर कम होगा। ओपी का महत्व क्या है, फल व बीजाणु दाने का फटना, अचार एवं मुरगों पर माइक्रोब की वृद्धि को रोकने के लिए यहाँ हाई साल्ट कंसंट्रेशन या हाई शुगर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जीरोफाइट प्लांट शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, एग्जाम्पल ओपनशिया, एलोए, यूफोरबिया। हाँ हाई ओपी। फिर है सेकुलेंट जीरोफाइट्स में अधिक ओपी एक का होना इकोफिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है को इंडिकेट करता है। फिर बाद में आ जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हिस्टोमेटा, रूट हेयर के द्वारा जल का अवशोषण, ओपी अगर ज्यादा होगा कॉर्टेक्स। फिर आ जाता है रूट का H2O का ऑब्जर्प्शन होता है, रूट हेयर यूनिसेल्युलर एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, प्योर सॉल्वेंट H2O का ओपी जीरो। फिर है परमिबिलिटी, ये पारगम्यता अणु या आयनों का झिल्ली के आर पार जाना, इम्परमिएबल एक्ट फॉइल रबर की शिस्ट सेल वॉल जिस पर सुबेरिन कुटेन वैक्स का जमाव अपारगम्य होती है। फिर आता है परमिबिलिटी, ऐसे मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के लिए पारगम्य हो। सेमी परमिएबल, ऐसे झिल्ली जो सॉल्वेंट के लिए पारगम्य हो तथा सॉल्यूट के लिए अपारगम्य होती है। सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। फिर जो सॉल्वेंट है
विलायक और विलायक अपारगम्य, सॉल्वेंट और सोलूट दोनों होते हैं। फिल्टर पेपर सेल वॉल। फिर बाद के अंदर आ जाता है सेलोफोन मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट के लिए तो क्या होती है, पारगम्य तो हेमिडोलाइसिस की आर्द्रता, गोट ब्लेडर कॉपर क्लोराइड्स की झिल्ली, जो सेलेक्टिवली होती है, ऐसी झिल्ली जो सिलेक्टिव के लिए तो पारगम्य हो, जो सॉल्वेंट के लिए तो पारगम्य हो लेकिन सॉल्यूट के लिए सिलेक्टिव हो। इम्परमिएबल। फिर आ जाता है इम्बिबिशन। यह एक सरल भौतिक प्रक्रिया है, इसमें भी सरल विसरण होता है, किसी ठोस के द्वारा बिना घुले जल का अवशोषण करना, अंतः अवशोषण या इम्बिबेशन कहलाता है। प्लांट सेल में प्रचुर मात्रा में कोलोइडल पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके कारण ये इम्बिबेशन की क्रिया शो करते हैं। ऐसे पदार्थ को इम्बिबेंट मटेरियल कहते हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, स्टार्च, प्रोटीन, रेड एल्गी, अगार अगार। फिर आता है सीड्स में प्रचुर मात्रा में कोलोइड पदार्थ पाए जाते हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए इम्बिबेशन की आवश्यकता होती है। इम्बिबेशन पदार्थों का घटनाक्रम सबसे ज्यादा अगार अगार, फिर पेक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च, फिर सेल्यूलोज। अगार अगार अपने वेट का लगभग 90 गुना जल का अवशोषण करता है। इफेक्ट ऑफ इम्बिबेशन, वॉल्यूम का बढ़ जाना, लिब्रिएशन ऑफ हीट का निकलना, ह्यूज प्रेशर। फिर है पुराने समय में बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए उन में जगह जगह छोटे छोटे होल बनाकर लकड़ी के टुकड़े फंसा दिए जाते थे। वर्षा ऋतु में यह लकड़ी के टुकड़े जल का अवशोषण करके फूल जाते थे, जिस कारण एक विशाल दाब उत्पन्न होता था, जिससे चट्टान टूट जाती थी। फिर आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन। शीड जर्मिनेशन के लिए इम्बिबिशन की क्रिया होती है। शीड में शीड कोट का अलग होना, वर्षा ऋतु में नवनिर्मित कास्ट का फूलना। फिर है जिस्पीडियम एंड सिलेजिनेला में रिजर्केशन, पुनर्जीवित होना। यदि इनको पानी में रखने पर हरे भरे हो जाते हैं। स्टील रम की उत्पत्ति टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला। मार्शेलिया में हिटेरोस्पोरी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट टेरिडोफाइट। स्टील एंडोडर्मिस के अंदर का समस्त भाग स्टील कहलाता है, परंतु एंडोडर्मिस स्टील का भाग नहीं होता है। स्टील पेरिसाइकिल प्लस वेस्कुलर बंडल। फिर स्फेग्नम, यह भी इम्बिबेंट मटेरियल है। टर्गरपरेशन, फिर बात हो रहा है ट्रांसलेशन। फ्री सॉल्यूशन, टीपी क्या कहता है, जीरो होता है। जैसे ये क्या है, हाइपोटोनिक होता है, जिसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और सेल का अंदर का जो मटेरियल होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म। फिर टर्गर प्रेशर कहाँ पे लगता है, सेल वॉल पे लगता है। और वॉल प्रेशर कहाँ पे लगता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगता है। जब एक नॉर्मल सेल या प्लास्टिक पार्शियली टर्जिड सेल को हाइपोटोनिक सेल में रखते हैं तो एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है। जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। अ, जल कोशिका में वैक्यूल में चला जाता है, जिसके कारण वैक्यूल फूल जाती है। वैक्यूल की झिल्ली टोनोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म पर तथा प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर दाब डालते हैं। इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर के कारण कोशिका फुल्ली टर्जिड स्टेज में रहती है। फुल्ली सेल वॉल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डाला जाता है, इसे वॉल प्रेशर कहते हैं। सेल वॉल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू कहता है वॉल प्रेशर। और टर्गर प्रेशर का मान जीरो से ओपी के मध्य होता है। फिर है जब किसी नॉर्मल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो टर्गर प्रेशर का मान बढ़ता है तथा ओपी का मान कम होता है। जब नॉर्मल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो टर्गर प्रेशर का मान बढ़ता है और ओपी का मान कम होता है। फिर आ जाता है जब ओपी के मान टीपी के मान बराबर हो जाते हैं तो और सेल फुली टर्जिड हो जाती है। इस समय डीपीडी का मान जो है जीरो हो जाता है। डीपीडी के बराबर क्या आता है, ओपी माइनस टीपी, टी माइनस माइनस का 2 + 2। फिर इन नॉर्मल सेल टीपी डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। फुली टर्जिड सेल बराबर क्या होता है, ओपी इक्वल्स टू टीपी। डीपीडी क्या होता है, डीपीटी बराबर जीरो। प्लाज्मोलाइज्ड सेल टीपी बराबर माइनस नेगेटिव। फ्लैशेड सेल क्या होता है, टीपी बराबर जीरो। नॉर्मल सेल या पार्शियली टर्जिड सेल में टीपी बराबर जीरो
जीरो से ओपी के मध्य में रहेगा। जीरो से अधिक है वो ओपी के मान से कम होगा। फिर आ जाता है प्लाज्मोलाइड सेल जो है, उसमें टीपी क्या है, नेगेटिव है। ओपी क्या है, 10 बार है। डीपीडी क्या है, डीपीडी ग्रेटर देन डीपी। प्लेटलेट सेल में क्या है, 0 है। ओपी क्या है, 10 बार है। डीपीडी क्या है, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। नॉर्मल सेल के अंदर 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, जबकि और जो ओपी है वो 19 होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस डीपी। फिर आता है फुली टर्जिड सेल, 5 होता है और ओपी भी क्या होता है, बराबर होता है। डीपीडी 0 हो जाता है, ओपी इक्वल्स टू टीपी। प्लाज्मोलाइड सेल क्या होती है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस टीपी। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी प्लस टीपी। डीपीडी ग्रेटर देन होता है ओपी से। फिर आ जाता है फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल क्या होती है, टीपी बराबर 0। डीपीडी ऑस्मेटिक ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस 0। डीपीडी बराबर क्या होता है, 0 ओपी सॉरी। नॉर्मल सेल या पार्शियल ट्रांजिशन टीपी 0 से अधिक एवं ओपी से कम होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी ग्रेटर लेस देन होता है ओपी के। फुली टार्गेट सेल में टीपी बराबर क्या होता है, ओपी। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी ओपी कट। डीपीडी बराबर 0। यदि किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल रप्चर नहीं होती है, क्योंकि प्लांट सेल में सोल्यूबल पर्जन होती है, जिसके कारण वॉल प्रेशर लगता है। जबकि एनिमल सेल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एनिमल सेल फट जाती है, क्योंकि सेल वॉल जो है ऑफसेट होती है। नो वॉल प्रेशर, उसमें वॉल प्रेशर नहीं होता है। जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो आरबीसी में एंडोस्मोसिस की एंडोसिस होने के कारण यह फूल जाती है तथा बाद में फट जाती है। आरबीसी का फटना हीमोलाइसिस कहलाता है। एंडोस्मोसिस आरबीसी हाइपोटोनिक खाली आरबीसी जो है उसे घोस्ट कहते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोलाइसिस हीमोलाइसिस आरबीसी में सेल वॉल अपसेट, नो वॉल प्रेशर। फिर आप बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिगर प्रेशर। ये प्लांट सेल की टर्जिडिटी को बनाए रखता है। टीपी के कारण प्लांट सेल में इलोंगेशन द्विवर्गीकरण की क्रिया होती है। टीपी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रो बॉडीज की शेप को बनाए रखता है। पादप गतियों के लिए टीपी आवश्यक होती है। एग्जाम्पल छुई मुई लाजवंती लाजवंती फैमिली फेबिसी मेम्ब्रेन माइमोसोडी मामो और सपूडी का टच टच नोट मी सेंसिमोनेस्टिक मूवमेंट कंपन एग्जाम्पल है डेस्मोडियम गाइरिस इंडियन टेलीग्राफ डांसिंग मूवमेंट टिब्यूटे का गद्दाक्रम। फिर सबसे ज्यादा तो हो जाता है प्लाज्मोलाइड सेल के अंदर। फिर प्लेसिड सेल के अंदर डीपीडी बराबर ओपी। नॉर्मल सेल के अंदर डीपीडी किससे कम होता है, ओपी से कम होता है। फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर आता है डीपीडी विषम दाब न्यूनता। किसी सेल की जल अवशोषण की शक्ति या किसी सेल में जल डिमांड उस सेल का डीपीडी कहलाती है। डीपीडी शब्द मेयर ने दिया था। एसपी सक्शन प्रेशर चुष्ण दाब रेनन ने दिया था। प्योर सॉल्वेंट का डीपीडी 0 होता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही सॉल्यूट मिलाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है, डीपीडी उत्पन्न होता है। शुद्ध जल में जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते हैं तो डीपी का मान कम हो जाता है। जब किसी सॉल्वेंट सिस्टम में सॉल्यूट मिलाते हैं तो डीपी के मान में कमी आती है, अर्थात जल की मात्रा बढ़ती है। अर्थात प्योर वाटर का डीपी विलियन के डीपी में अंतर को ही डीपीडी कहा जाता है। शुद्ध जल प्योर वाटर का डीपी और डीपीडी और डीपी दोनों क्या हो जाता है, 0 होता है। फिर हो जाता है हाई वाटर पोटेंशियल। हाई से कहाँ पे जाता है, लो पे जाता है। लो डीपीडी H2O, हाई डीपीडी लो ओपी H2O, हाई ओपी हाई ओपी। फिर आता है हाई डीपी H2O, लो डीपी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन H2O, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन H2O, कंसंट्रेशन सॉल्यूट। वाटर पोटेंशियल जल वाटर पोटेंशियल स्लेटर एंड टेलर ने दिया था। शुद्ध जल या विलायक की काइनेटिक एनर्जी शुद्ध सर्वाधिक होती है। इस ऊर्जा को ही जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ही इस शुद्ध विलायक जल में सॉल्यूट मिलाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मान कम हो जाता है, अर्थात वाटर पोटेंशियल का मान कम हो जाता है। शुद्ध जल विलायक वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। प्योर वाटर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल 0 होता है।
फिर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूट अगर मिला दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। डीपीडी को जल विभव के रूप में डीपीडी इक्वल्स होता है नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। ऑब्लिक को सॉलिड पोटेंशियल के रूप में प्रदर्शित विजन ऑब्लिक इक्वल्स क्या होता है माइनस साइन सी। फिर आता है टीपी को दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल साई पी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। टीपी इक्वल्स कहता है पॉजिटिव साई पी। जब नॉर्मल सेल डीपीडी बराबर क्या होता है ओपी माइनस टीपी। वाटर वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होता है माइनस एस प्लस पॉजिटिव प्रेशर। फिर रहता है वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस आई पी। वाटर पोटेंशियल बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है साई एस प्लस साई पी। वाटर पोटेंशियल बराबर क्या होता है साई एस प्लस साई पी। फिर होता है साई एस डब्ल्यू बराबर साई बी प्लस साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। फिर आ जाता है साई जी जो नेग्लिजिबल साई एम और साई जी को क्या होता है मैट्रिक्स विभव वाटर पोटेंशियल। मैट्रिक्स वाटर पोटेंशियल और गुरुत्व विभव ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल। फिर आ जाता है जैसे कि एक्स वाई जेड, इसमें क्या है वाटर पोटेंशियल माइनस 30 टर्बो प्रेशर कितना है 10 है तो वाटर मूव करेगा। वाई के अंदर क्या है साई सी बराबर क्या है वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल टर्बो पोटेंशियल बराबर क्या है 20 वाटर का प्रेशर क्या है 20 तो इसमें वाटर नहीं जाएगा। अब इसमें क्या है सोल्यूट पोटेंशियल कितना है 40 वाटर का प्रेशर कितना है 30 माइनस 40 तो वाटर मूव करेगा। सोल्यूट पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका एक्स का माइनस 20 और वाई का कोई देता है 60 डब्ल्यू बराबर 30 जेड का है 60 डब्ल्यू बराबर माइनस 7। तो एक वाटर जाएगा एक से वाई में और जेड से वाई में। हाई वाटर पोटेंशियल हाई वाटर पोटेंशियल फिर आता है स्टोर लो। फिर बाद के अंदर बात करते हैं हम जैसे ऑस्मेटिक पोटेंशियल कितना ओपी 50 टीपी क्या है 50 तो टारगेट वाटर क्या करेगा मूव करेगा। बी के अंदर क्या है ओपी बराबर 40 टीपी बराबर 20 तो इसमें टारगेट प्रेशर क्या है कम है। बी साइज जाएगा टारगेट प्रेशर ओपी बराबर 20 टी बराबर 18 2 डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा ओपी माइनस टीपी लो डीपीडी हाई डीपीडी फिर आ जाएगा ए से जाएगा बी में और सी से जाएगा बी के अंदर। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपीरेशन। ठीक है पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोजन कहलाता है। कोर्टियस के अनुसार पादपों में वाष्पोजन की क्रिया एक आवश्यक बुराई है। फिर है प्लांट में वाटर का यूज ट्रांसपीरेशन में क्या कितना जाता है 98 से 99%। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर 1 से 2%। फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का 0.5% से निकल। ट्रांसपीरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कुछ शाकीय पौधों की एपिडर्मिल पर क्यूटिकल डिसकंटिन्यूअस रूप में पाई जाती है। जहां क्यूटिकल असतत होती है वहां से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है 9 से 10% होता है क्यूटिकुलर। लेंटिकुलर जो होता है 0.1 से 1%। कुछ काष्ठीय तने फ्रूट्स पर वादरंत लेंटिकल्स पाई जाती है तो इन वादरंतों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। स्टोमेटल ट्रांसपोर्जन स्टोमेटल 90% होता है स्टोमेटल लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है फोलियोलर फोलियर ट्रांसपीरेशन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन प्लस क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। फिर आ जाता है एस्मोटिक प्लांट। इसमें क्या होता है स्टोमेटा जो है absent होते हैं या नॉन फंक्शनल हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन होता नहीं है जैसे कि फंजाई है एल्गी है सबमर्ज्ड प्लांट है। ठीक है जिस वेलेस्लेरिया हाइड्रिला और ऑटोमोजिटोन वीएचपी आइस्टोमेटिक प्लांट लिखा है आइस्टोमेटिक प्लांट। फिर आता है फ्लोटिंग प्लांट स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं इपी स्टोमेटा। एग्जाम्पल है नियन जैसे नीलम्बियम कमल निलंबो आइकोनिया जलकुंभी और निम्फिया। फिर आता है डाइकोट प्लांट लीफ की निचली सतह पर रंध्र अधिक तथा ऊपरी सतह पर स्टोमेटा जो है कम होता है डोर्सल सरफेस पर ज्यादा होता है और जिसे हम हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा कहते हैं। डाइकोट प्लांट की लीफ डोर्सोवेंट्रल लीफ। फिर आ जाता है मोनोकोट प्लांट लीफ की दोनों सतह पर समान संख्या में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा इसे कहते हैं हम।
गेहूं एग्जाम्पल बाजरा चावल सेकुलेंट जीरोफाइट Maslow with Marud with Padre. Secular type stomata. एग्जाम्पल है ऑपोजिशिया नागफनी और लोई पाइनएप्पल। इनमें स्टोमेटा नाइट में ओपन ओ होते हैं और डे में क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। इसमें केम पाथवे चलता है एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर अगर हम स्टोमेटा की बात करें किसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एप्पल टाइप मालबेरी एप्पल एप्पल है मालबेरी है एक्सिस है। फिर है पोटैटो टाइप आलू बैंगन टमाटर और टाइप लीफ के दोनों सतह पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके बीच फिर है वाटर लिली स्टोमेटा लीफ के ऊपर सतह पर प्रेजेंट नेनिपी स्टोमेटिक। फिर आता है पोटोमेजिटोन टाइप सबमर्ज्ड प्लांट स्टोमेटिक स्टोमेटा जो है एब्सेंट होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है ना और जो मतलब एप्पल टाइप वाले इसमें जो केवल निचली सतह पर स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होते हैं। पोटैटो टाइप में कहते हैं निचली सतह पर स्टोमेटा अधिक ऊपरी सतह पर स्टोमेटा कम होते हैं। और ओट टाइप में क्या होते हैं मोनोकोट प्लांट आ जाते हैं और इसका एग्जाम्पल नहीं है। और ये जो ऑटोमेजिटोनस में नॉन फंक्शनल हो जाता है बेलिस्टेरिया है ईएचपी। फिर बात करते हैं हम स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसका ट्रिक है एबीपीईएस पेस अल्फा अल्फा टाइप एप्पल टाइप डे में ओपन रहते हैं नाइट में क्लोज रहते हैं सरसों मिली शहतूत सेब ऑक्जेलिस। पोटैटो टाइप अधिकांश समय ओपन केवल कुछ समय के लिए ही क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल है आलू मिर्च टमाटर बैंगन। फिर आ जाता है बार्ली टाइप इवनिंग में कुछ समय के लिए ओपन रहते हैं बाकी समय क्लोज रहते हैं मोनोकोट प्लांट। फिर आ जाते हैं इक्विसिटम टाइम सदैव ओपन रहते हैं एग्जाम्पल है इक्विसिटम टेरोडोफाइट। फिर है संकर स्टोमेटा नाइट में ओपन डे में क्लोज एग्जाम्पल है नागफेनी अलोए पाइनएप्पल। फिर आ जाता है स्टोमेटा स्टोमेटा की अगर बात करते हैं पिनो प्रोटो एक्टिव डे के अंदर क्या रहते हैं ओपन रहते हैं नाइट में क्लोज स्कोटो एक्टिव डे के अंदर क्लोज नाइट में क्या रहते हैं ओपन रहते हैं। फिर हाइड्रो एक्टिव जल में ओपन रहते हैं। फिर रहता है स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्ड सेल। फिर देखो मिजोजीनियस मेच्योर सेल्स एक्सेसरी सेल गार्ड सेल पेरिगाइनस। एक मदर सेल एक्सेसरी सेल बनाती है दूसरी मदर सेल जो है गार्ड सेल बनाती है। मिजोपेरिगाइनस प्रारंभ में एक मदर सेल से एक सहायक कोशिका तथा एक द्वार कोशिका का निर्माण होता है बाद में सहायक कोशिका गार्ड सेल का निर्माण अलग अलग मदर सेल से होता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले आ जाती है इसके अंदर एपिडर्मल सेल क्या होती है एक्सेसरी सेल या सब्सिडरी सेल्स हो जाती है होती है। फिर आ जाती है गार्ड सेल जिसका मॉडिफिकेशन किसका है एपिडर्मल सेल का जो कि किडनी से है। फिर आउटर वॉल जो होती है ना इसकी थिन होती है इसे एपिथीशियम कहता है। और जो इनर वॉल होती है ना इसकी गार्ड सेल की वो क्या होती है थिक होती है जैसे एंडोथीशियम कहते हैं। सेलुलोज का जमाव होता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर ही क्या देखने को मिलेंगे हमको पोर देखने को मिलेंगे। तो इस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटा जो है ओपन रहता है ओपन टाइप स्टोमेटा। फिर आ जाता है डाइकोट प्लांट की गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट में केवल लाइट रिएक्शन चलती है। C3 डाइकोट प्लांट की गार्ड सेल में सिर्फ केवल से लाइट रिएक्शन चलती है C3 साइकिल एब्सेंट होता है रिबुस को एंजाइम जो एब्सेंट होता है। एक स्टोमेटा को गार्ड सेल के द्वारा गिरा एक स्टोमेटा दो गार्ड सेल के द्वारा गिरा देता है। गार्ड सेल एपिडर्मिस सेल का रूपांतरण होती है। डाइकोट प्लांट में गार्ड सेल किडनी की शेप हो जाती है जबकि मोनोकोट प्लांट में जो गार्ड सेल होती है ना वो डम्बल शेप्ड हो जाती है। डाइकोट प्लांट में गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इनमें केवल लाइट रिएक्शन चलती है डार्क रिएक्शन C3 साइकिल केल्विन चक्र जो है एब्सेंट होता है क्योंकि रिबिस को एंजाइम एब्सेंट होता है। क्लोरोस्टोमेटा मोनोकोट प्लांट में गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होते हैं ये नॉन फंक्शनल होती है। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि स्टोमेटा का खुलना व बंद होना गार्ड सेल के ओस्मोटिक परीक्षण पर निर्भर करता है। गार्ड सेल में औष्टिक प्रेशर का मान सर्वाधिक होता है। गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा तो डीपीडी जो है अधिक होगा। एंडोस्मोसिस होगी जल में गार्ड सेल प्रवेश कर जाएगा
जल जो है कहाँ जाएगा, गार्ड सेल में जाएगा। गार्ड सेल में टीपी बढ़ जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम हो जाएगा। गार्ड सेल में क्या होगा, गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, डीपीडी बराबर 0। गार्ड सेल फुली टर्जिड स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। जब गार्ड सेल में ओपी कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो एंडोस्मोसिस नहीं होगा, नो टीपी, टर्गर प्रेशर उत्पन्न नहीं होगा, गार्ड सेल सिकुड़ी हुई रहेगी, फ्लैशेड रहेगी, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फिर आ जाता है फोटोसिंथेटिक फील्ड थ्योरी। वॉन मॉल ने दी थी प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दिन के समय गार्ड सेल में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद ग्लूकोज बनता है, जिसके कारण गार्ड सेल की ओपी का मान बढ़ जाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। दिन के समय गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, गार्ड सेल में ग्लूकोज फोटोसिंथेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, गार्ड सेल में ओपी का मान बढ़ जाता है, एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, वाटर जो है गार्ड सेल में प्रवेश करता है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। गार्ड सेल जो है टर्जिड हो जाती है, जिसमें टीपीडी और किसके बराबर, टर्गर प्रेशर बराबर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, और डीपीडी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर जाती है नाइट में। नाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है नहीं होता है, गार्ड सेल में ओपी का मान कम रहेगा, जिससे गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर उत्पन्न नहीं होगा। गार्ड सेल जो होती है फ्लैशेड रहेगी, स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। डिमेरिट क्या है, ये सिद्धांत केम प्लांट पर लागू जो है नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टोमेटा जो है नाइट में ओपन होते हैं, डे के अंदर क्लोज हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, डाइकोइल प्लांट की गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट में केवल लाइट रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन कैडविन साइकिल जो एब्सेंट होती है, रुबिस्को एंजाइम जो है एब्सेंट होता है। मोनोकोट प्लांट की गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। फिर आता है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। सायर व लोयड ने दी थी है, स्टार्च जल में इनसोल्यूबल होता है, अतः जिसका कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम हो जाता है। शुगर जो होता है वाटर, शुगर जो है जल में क्या हो जाता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर पीएच बराबर क्या होता है, 7.4 7.5 एल्कलाइन पीएच। स्टार्च स्टार्च क्या है, जल में है घुलनशील, जिसके कारण ओपी क्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिन में क्या होगा, सीओटी की कंसंट्रेशन कम, पीएच ज्यादा, क्षारीय मीडियम, फोटो फॉस्फोराइलेज एंजाइम नाइट के अंदर। फिर बाद के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जल में घुलनशील घुलनशील होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, CO2 का मान बढ़ जाता है रात के समय, और पीएच घट जाता है, पीएच कितना हो जाता है, पारस हो जाता है, अम्लीय मीडियम हो जाता है। यिन टंग फॉस्फोराइलेट एंजाइम की खोज की थी यिन टंग ने। स्टेवार्ड हाइपोथेसिस, स्टार्च डे के अंदर क्या था, CO2 कम होता है, पीएच ज्यादा होता है, एल्कलाइन मीडियम, पीएच बराबर -7.5। क्या रहता है, नाइट CO2 ज्यादा होता है, पीएच कम, पीएच बराबर 5, एसिडिक मीडियम। फिर होता है ग्लूकोज 1 फोस्फेट का इंटर कन्वर्जन होता है आइसोमेरेज एंजाइम के प्रोड्यूस में, ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर फॉस्फेटेज, ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज जो है